नमस्कार दोस्तों, साइंस के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं अभी तक जो एनसीईआरटी बेस्ड जो साइंस का जो सीरीज़ शुरू किया था उसका 4 लेक्चर आ चुका है। और वो जो चारों लेक्चर था वो क्लास 9th का जो साइंस का जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उससे रिलेटेड था। अगर कोई इस चैनल पर भी नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ प्लेलिस्ट में लिखा है एनसीईआरटी एंड लुसेंट बेस्ड साइंस, वहाँ जाके मेरा पहले चारों वीडियो देखें, क्योंकि उसमें पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे वीडियो हम क्लास 9th का जो और जो क्लास 9th का साइंस और उससे रिलेटेड जो लुसेंट में जितने भी फैक्ट फिगर्स दिए हुए हैं वो सारा मैं उस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। जाकर कृपया अगर उसको देख लें और वहाँ पर लगभग समझिए कि बीपीएससी पीटी या कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ से 4 वीडियो हमको लगता है कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक भी है, काफ़ी उसमें एप्लीकेशन में बता दिया हूँ, मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड और लुसेंट बेस्ड क्लास का मतलब यही कि कुछ कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए क्लियर और कुछ कुछ आपको फैक्ट भी जानने चाहिए। तो मैं सारी बात उसमें बता दिया। आज से हम लोग जो है ना उसमें साइंस में क्लास जो है 9th में 4 ही चैप्टर है केमिस्ट्री का। आज हम लोग जो है साइंस का क्लास 10th का जो है ना, इसमें जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होगा उसको देखेंगे। देखिए मेरा आपको हम पहले बताए थे हम क्या करेंगे कि जो 2 बुक है क्लास 9th और 10th और भी क्लास 8 7th भी एनसीईआरटी जो साइंस का जो बुक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी केमिस्ट्री अगर हम टॉपिक उठाएं तो केमिस्ट्री एक साथ पूरा कर लेंगे क्लास 9th या 10th और लुसेंट को मिला के। फिर इसके बाद जो हम लोग फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स में वही करेंगे क्लास 9th फिर क्लास 10th। बायोलॉजी में भी वही करेंगे, पहले क्लास 9th का बायोलॉजी फिर क्लास 10th का बायोलॉजी। इससे क्या होगा, एक आपको ना एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का उठा के देखिए, कहीं का भी देखिएगा एनसीईआरटी और लुसेंट से मतलब कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। और इसमें मैं कुछ कुछ स्पीडी का भी चीज़ें शामिल कर देता हूँ, आपको बताया था मैं। हालांकि मैं स्पीडी का ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था, 8 मई के पहले बनाया हूँ, वो भी जाकर आप मेरा यूट्यूब में देख सकते हैं। लेकिन वो भी देख सकते हैं, इसको भी देखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। एक चीज़ और कि अभी आपको पता है कि जो है लास्ट अगस्त बीपीएससी ने घोषणा किया है कि हम बीपीएससी 67 का पीटी का एग्ज़ाम लेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग कई सारे स्टूडेंट का मतलब कि ये था कि सर आप भी होमवर्क फ्री चलाइए, आप ही के गाइडेंस में हमको काम करना है। तो मैं इसे करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारा हमको लगभग 500 प्लस कॉल या मैसेज आया कि नहीं होमवर्क फ्री चलाइए, आप वहाँ पे दीजिए हमको, होमवर्क हम करके ना रखेंगे। तो आज से ही, चूँकि आज 21 जून भी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इसी के आज ही से हम जो है ना होमवर्क फ्री शुरू किए हैं 67 बीपीएससी पीटी को ध्यान रखते हैं। और ये लगभग 60 दिन का है। तो इसमें क्या है कि मैं पहले जो ना मैं इस तरह का देखिए बना लिया हूँ, किसी की 60 दिन का ये होमवर्क सीरीज है। इसमें कि पहले मैं हिस्ट्री शुरू किया हूँ होमवर्क में, तो पहले एंशिएंट फिर मेडाइवल फिर क्या करेंगे, मॉडर्न करेंगे। तो अभी एंशिएंट आज है, देखिए यहाँ पे मैं डे फर्स्ट लिख दिया हूँ, 21 तारीख 21/6 है। इसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री करना है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, मतलब हड़प्पा से बताया करना है। इसी में आपको पूरा पाषाण युग मतलब पेलोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज करना है। तो ये आज का होमवर्क है और आज ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है जनवरी 2021 का। उसी तरह से देखिए डे 2 का है, यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। फिर देखिए डे 3 का है जो नेक्स्ट दिन का होगा, फिर डे 4 का होगा, फिर डे 5 का होगा। मतलब ये 4 दिन में हम ये जो प्रोग्राम बनाया है, इसमें कोशिश की है कि 4 दिन में आपका पूरा एंशिएंट जो है ना एक बार जो है ना अच्छे से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। और 5वें दिन देखिए मैं 5 डे में जो है ना 25 तारीख को जो होगा उसमें कंप्लीट रिवीजन किसका होगा, इसी जो पूरा एंशिएंट आपने पढ़ा है इसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे हर एक दिन, पहले दिन देखिए जनवरी का करंट अफेयर 2021 का है, फिर फरवरी 2021 का है, फिर मार्च 2021 का है, फिर अप्रैल 2021 का, और अंतिम में फिर 4 महीने का जो करंट आप पढ़िएगा उसका आपको क्या करना, डिवीजन भी करना है। और मैं यहीं पे देखा क्या क्या आपको बुक यूज़ करना, देखिए लुसेंट का जीके है, या तो क्राउन यूज़ कर सकते हैं, या तो एनसीईआरटी क्लास 11th या 12th। बाकी घटना चक्र रखिए, बाकी मेरा जो पीडीएफ में दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका भी हेल्प ले सकते हैं। और मैं वीडियो भी मैंने इसका बना दिया हूँ पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसका भी यूज ले सकते हैं। और करंट के लिए इरिटेड या स्पीडी या दृष्टि या मेरा वीडियो, इसका कोई से हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं। इस तरह चल रहा है। अभी ये 5 दिन का शेड्यूल है, उसके बाद जब 5 दिन हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट 5 डे का, फिर नेक्स्ट 5, ऐसे करके मैं ये पूरा अगले 60 दिन में कोशिश करूँगा ये मेरा पूरा जो है ना रिवाइज हो जाए। तो जिनको भी इसमें जुड़ना हो तो टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइए। और जैसे आज डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट में क्या करूँगा, शाम में 7 से लेकर लगभग 7:30 बजे तक मैं एक पीडीएफ डालूंगा। इसमें लगभग मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें कि लगभग 12 या 13 क्वेश्चन रहेगा
इस टॉपिक से, और लगभग 2-3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का भी रहेगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन भी डेली कराते जाऊँगा, और जो क्वेश्चन मैं PDF दूंगा उसका मैं ऑडियो रिकॉर्ड के जरिए आप लोग को डिस्कस भी कर दूंगा। तो ये डेली प्रोग्राम चल रहा है, जिनको अगर जुड़ना है जुड़ जाइए। और दूसरा बात कि मेंस का भी लगातार आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारे यूट्यूब के थ्रू, सॉरी यूट्यूब पे मेरा वीडियो आ रहा है, और व्हाट्सएप पर जो मेरा क्या आ रहा है आंसर राइटिंग चल रहा है, और टेलीग्राम पे भी चल रहा है। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। जिनको भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है वो हमारे हमको मैसेज करें या कॉल करें। आप लोग मेरा नंबर, जिनको नए स्टूडेंट के नंबर मैं बताया था, मेरा नंबर है 8750920419। इस पर हमको व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे, जो भी आपका क्वेरी होगा हो जाएगा। जिसको मेंस लिखना हो या आंसर राइटिंग करना, CDPO हो, ऑडिटर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे GS फर्स्ट और GS सेकंड का चल रहा है, और ऑप्शनल का भी चलेगा। जिनको भी आंसर राइटिंग करना हो और बाकी इस तरह प्रोग्राम से किसको जुड़ना था हमको कॉल करें, उसका मैं आगे का बता दूंगा क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है, ठीक ना। चलिए तो आज आते हैं हम लोग आज जो क्लास 10th का जो साइंस है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये देखिए काफ़ी छोटा टॉपिक है, हालांकि तो ये जो क्लास जब 9th का जो बच्चा पढ़ता है तो उसमें काफ़ी इसको डीपली पढ़ना पड़ता है। इसमें कई सारे केमिकल को बैलेंस करना पड़ता है। हमको उतना केमिकल बैलेंस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमारे काम के लायक चीज़ है BPSC PT या एग्जाम के पर्पज़ से, वही मैं डिस्कस करूँगा। देखिए इस बार जो 67 क्वेश्चन पूछा था, CDPO में पूछा था कि केमिकल रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, क्या विशेषता है। देखिए अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कभी कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं होगा, उसमें देखिए नीचे लिखे 4 बात तो होगा ही होगा, 4 चीज़ तो होगा। जैसे पहला कि उसके चेंज इन स्टेट होगा, मतलब उसके अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए कोई अगर जहाँ मान लीजिए कि कुछ सॉलिड है, सॉलिड हो सकता है किसी से रिएक्शन करके लिक्विड बन जाए, तो ऐसा हो सकता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, मतलब कि चेंज इन स्टेट होगा। कुछ ना कुछ, या तो लिक्विड से गैस निकल जाएगा या गैस से लिक्विड बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपका स्टेट में चेंज हो सकता है। दूसरा चेंज इन कलर, अगर मान लीजिए कि जो रिएक्शन होने से पहले किसी पदार्थ का रंग कुछ और था और रिएक्शन होने के बाद उसका रंग क्या हो गया, कुछ और हो गया। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ना कुछ गैस निकल सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, ऑक्सीजन गैस निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकता है, कुछ भी गैस निकलेगा आपका जब केमिकल रिएक्शन होगा। और चौथा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहाँ सिंपल में एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लीजिए जिंक है और ये सल्फेट है। तो जिंक एक सॉलिड है, आपको पता है, सल्फेट। तो जब जिंक और सल्फेट जब आपस में रिएक्शन करता है क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में जो इस लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो चीज़ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है बोलते हैं, ठीक ना। तो किसी भी केमिकल जो रिएक्शन में आपको ये 4 बातें ध्यान रखना है। और इसी साल BPSC क्वेश्चन सेम टू सेम भी पूछ दिया था कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या विशेषताएं होती। देखिए स्टेट में अवस्था में परिवर्तन होगा ही होगा, रंग में भी चेंज हो सकता है, गैस का होगा उत्सर्जन, और यहाँ तापमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो BPSC यही इसी में दिया था, इस बार क्वेश्चन दिया था, आप देख लीजिएगा कि क्या तापमान में चेंज नहीं होता है, एकदम तापमान या परिवर्तन मतलब टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। और भी इसके पहले भी इसी चारों विशेषता से स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन कई बार BPSC क्या कर चुका है, पूछ चुका है। तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए क्लास 10 का मतलब ये है कि आपको अगर BPSC के एग्जाम में अगर बैठे या किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम में बैठे, आपको इतना चीज़ें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका बेसिक क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे हमको मेनली कुछ पढ़ लेना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार होते हैं। देखिए केमिकल जो रिएक्शन का जो टाइप्स या प्रकार में देखिए, पहला इसमें होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा क्या होता है कि एक कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है। सिंपल है, इसको आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ हुआ है, वाटर के साथ। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों अभिकारक है, ये दोनों मिलके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए सिंगल प्रोडक्ट बनाया, और क्या निकला, यहाँ हीट रिलीज हुआ है। क्या रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। देखिए एक और क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम का क्या फार्मूला होता है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और एक पूछा था क्वेश्चन के बारे में कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं या फ्लैट लाइम किसे बोलते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये आप पूछ लेता है कि बुझा हुआ चूना या फ्लैट लाइम का फार्मूला क्या होता है, ये है
CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड, आप उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए आप लोग जब घर में देखते हो, जब दीपावली या कोई चीज़ जब आता है तो हम लोग अपने घर में चूना करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो दीवार में चूना लगाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बाज़ार से चूना खरीदते हैं, जो पूरे बोरे में आता है चूना, ठीक ना, वो वाइट चूना खरीदते हैं, तो वो है आपका बिना बुझा हुआ चूना। वो आपका क्या है, जो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वो है बिना बुझा हुआ चूना, वो क्विक लाइम है। जब उसको हम पानी में या ठंडे पानी या गर्म पानी जब उसको डालते हैं चूने में, तो वो गर्म हो जाता है, वो खोलना शुरू हो जाता है, तो क्या बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और देखिएगा जब आप उसमें पानी डालिए तो आपको बहुत अधिक मतलब हीट भी निकलता है, उसमें बहुत ऊर्जा निकलती है। तो अब ये जो आपका जो घोल है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आप जब इसको आप दीवार में जब लगाइएगा, पोतिएगा किसी ब्रश से, तो दीवार में पोत दिए। दीवार में पोतने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे अब देखिए, जो दीवार में जब पोत दीजिएगा तो क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में पता है आपको कई तरह के गैसें हैं, मतलब कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या करेगा, ये जो आप जो दीवार में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा पोते हुए ब्रश से, अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये बना लेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो हमारा दीवार में चमक आ जाता है, लगता है कि नहीं नया लगता है घर, यही है। यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो है हमारा दीवार क्या होता है, शाइनिंग करता है, चमकता है और अच्छा लगता है। और ये देखिए H2O निकल, देखिए एक दो दिन के बाद देखिएगा वो थोड़ा पानी का उसमें हवा में उड़ जाता है, ये आपका वाटर उससे क्या हो जाता है, निकल जाता है। यही है हमारे, हम जो अपने घर में जो चूना लगाते हैं, यही प्रोसेस के थ्रू होता है। ये भी एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये जो शाइनिंग किसकी वजह से होता है, हमारे जब हम दीवार में जब चूना लगा लेते हैं, शाइनिंग कौन से केमिकल की, कौन से कंपाउंड की वजह से होता है, उसका नाम है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप ध्यान में रखिएगा, दीवार पर चमक आ जाती है। अब देखिए और भी कुछ रिएक्शन है, इसमें एक है टाइप्स, मतलब लिखा दिया, एक है उष्माक्षेपी, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक है उष्माशोषी, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। देखिए ये एग्जाम में सिंपल एक बार क्वेश्चन पूछा था। देखिए उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक का सिंपल सा मतलब ये है, कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट निकले, जैसे कि यहीं पर आपको जो बताया मैं यहाँ पे, इसमें देखिए आपका यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, जहाँ हीट रिलीज हो, मतलब रिएक्शन होने के बाद जहाँ हीट रिलीज हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे कि हम जब सांस जब रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, देखिए तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे अंदर रहता है या कार्बोहाइड्रेट है, और हम ऑक्सीजन लिए, तो क्या हुआ, ये दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमको अधिक मात्रा में क्या देता है, हमारे बॉडी में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन या श्वसन एक तरह का क्या है, उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एग्जाम को बार पूछ चुका है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है या एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, क्या है, तो आपका एक्सोथर्मिक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उष्माशोषी या इंडोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट, जिस रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करेंगे, जब हीट देंगे तभी ये फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें टूटेगा। मतलब ये है कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ हमको पहले हीट चाहिए तब वो प्रोडक्ट बनाता है, और एक ऐसा रिएक्शन जहाँ रिएक्शन होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में हीट निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक और है, मतलब कि रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका था। देखिए कैसे पूछा है बताता हूँ मैं। देखिए जैसे आप इस पहले इक्वेशन को देखिए, ये है फेरस मतलब लोहा आयरन है, ये है कॉपर सल्फेट। ये देखिए लोहा और कॉपर सल्फेट आपस में मिलके क्या बन रहा है, यहाँ बना रहा है फेरस सल्फेट, और ये क्या है, कौन सा मतलब मेटल निकल है, कॉपर। अब देखिए यहाँ क्या है, पहले कॉपर किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या हुआ, सल्फेट आ गया किसका था, फेरस के साथ। इसका मतलब पता है यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर के साथ सल्फर हट गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए इस फेरस भाई ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो है ना ये आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। हालांकि जब मैं नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगा चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स, वहाँ मैं काफ़ी अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। हालांकि बीपीएससी उस सीरीज से क्वेश्चन पूछ चुका है, जो पोटासियम है, सोडियम है, वो मैं अच्छे से वहाँ डिस्कस करूँगा। तो अभी सिंपल आप ये समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल समझिए कि यहाँ पे आयरन जो है, लोहा जो अधिक रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर को क्या कर दिया ना, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर लिखा, यहाँ
लोहे ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह एक और दो एलिमेंट है, एक है जिंक और एक है लीड। जिंक नाम सुने होंगे, एक लीड है, ये लीड का होता है सिंबल पीबी। तो जिंक या लीड के साथ जब कभी इस तरह कॉपर का जब कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जिंक और लीड भी जो है अधिक रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। तो सिंपल ध्यान रखें, कोई भी चीज़ डिस्प्लेस या विस्थापित इसलिए होगा क्योंकि जो होगा वो कम है। आज ये देखिए यहाँ पे कॉपर हो गया, कॉपर कम रिएक्टिव है, ध्यान रखिए लिखा हुआ है, क्योंकि Fe या जिंक Pb से ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि ये आयरन हो गया, जिंक हो गया और लीड हो गया, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर। इसलिए कॉपर को ये क्या कर दें, हटा देता सिंपली। और क्वेश्चन पूछेगा तो आप इससे देख सकते हैं। आगे आइए, अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीडेशन और इसका नाम है रिडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन और इसको बोलते हैं अपचयन। तो हिंदी नहीं याद रखिए, इसका इंग्लिश ही याद रखिए। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल सा मतलब ये है कि किसी पदार्थ में, किसी मतलब कि कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का वृद्धि होना, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मतलब होता है ऑक्सीजन में कमी होना। देखिए सिंपल सा मतलब, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ कॉपर है, कॉपर किसके साथ अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ किया, जब गर्म किए ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगा। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन जब यहाँ आया तो गर्म जब किए तो देखिए यहाँ देखिए इस कॉपर से जो है ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? रिडक्शन बोलते हैं इसको, सिंपल क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जब किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में यही बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक मतलब ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा अभिकारक भी क्या हो जाए? रिड्यूज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल समझ लिए, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी भी होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको सबसे अच्छा हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। यही देखिए, यहाँ देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, दोनों रिएक्शन किया, देखिए क्या बना? कॉपर और क्या बना? वाटर बना। अब यहाँ देखिए क्या है, इस कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ जब रिएक्शन हुआ तो ये कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग हुआ, मतलब कि यहाँ पे हो गया रिडक्शन। लेकिन यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन था, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया? जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाए, जब रिडक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी ने आज से बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया क्या होता है। और अभिक्रिया देखे मतलब कि ये एग्जाम्पल दिया था ABCD, ठीक ना, 4 रिएक्शन देके पूछा था, इसमें कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप ऐसे जब कोई और कोई अगर एग्जांपल अगर मान लो पूछ देगा तो आप अभी रिएक्शन देख के पता कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगा रिडक्शन होगा, और जहाँ वृद्धि होगा वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर जिसमें नहीं होगा तो उसको वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ये क्वेश्चन इस तक बीपीएससी पूछ चुका है, तो आप इसको प्रीवियस में जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका इतना आपको इस चैप्टर में रिएक्शन के बारे में क्या करना था? पढ़ना था। ये थोड़ा बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार 2 बार देख लीजिए। और हो सके इसका खुद का एक नोट्स में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए अभी तक मेरा 4 लेक्चर साइंस का आ चुका है। और समझिए कि जब आप पेपर दीजिएगा ना एग्जाम में तो लगेगा नहीं सब क्वेश्चन तो इसी सारे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो इसका शॉर्ट नोट्स अपने पेज में, कि देखिए मुश्किल से पूरा 9th और 10th का जो नोट्स जब बनाइएगा तो मुश्किल से 20 या 25 पेज में आएगा और पूरा आपका साइंस एक रिवाइज हो जाएगा। और ये बहुत जब कभी एग्जाम दीजिएगा तो 1 घंटे में पूरा 20-25 पेज को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। और सारे कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, फैक्ट सब कुछ आ जाएगा। तो एक आपका अपना खुद का नोट्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए बीपीएससी में 30 क्वेश्चन, और अगर आप बिहार एसएससी का भी तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी तो कम से कम 25 क्वेश्चन पूछेगा साइंस में स्पेशली, तो आपको वहाँ भी काम आ जाएगा। और भी किसी एग्जाम में जब दे वहाँ साइंस एग्जाम में पूछता है, इसलिए क्यों ना अच्छे से करेगा। आपको जब मौका पढ़ने का मिल रहा है इतना अच्छा, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक ना। तो अब आप इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है कोरेजन। ये आप लोग जानते भी होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। हिंदी याद मत रखिए, इसको इंग्लिश में याद रखिए, इसको बोलते हैं कोरेजन। देखिए कोरेजन का सिंपल सा मतलब ये है, जब कोई जैसे अब किसी मेटल में क्या होता है, या तो हवा के द्वारा या तो वाटर के द्वारा या तो एसिड जब उसमें रिएक्शन करता है तो उसमें जंग लग जाता है, या उसका परत उसके ऊपर ना किसी दूसरे कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरेजन। उसको क्या बोलते हैं? कोरेजन। जैसे आप देखते हैं लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कहीं ना कहीं लोहे में जो है ना वाटर के साथ जो ह्यूमिडिटी है वो रिएक्शन करके उसमें जंग लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। या दूसरा जैसे मान लो कि जो चांदी है, जो सिल्वर देखिएगा जब जिसका ज्वेलरी बनता है, देखिएगा उस सिल्वर पर ना कभी कभी ना ब्लैक रंग का कोटिंग जम जाता है। कुछ दिनों के बाद ब्लैक रंग का कोटिंग जमना ही क्या है? कहीं ना कहीं ये कोरेजन है। वह रस्टिंग ऑफ लोहे में जंग लगना भी क्या है? कोरेजन है। और जब देखिए कभी कॉपर पर जो है ना एक हरे रंग का जो है ना
चढ़ जाता है लेयर या कोटिंग जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ही बोलते हैं। तो ये जो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। आपको जिंक का लेयर चढ़ा के लोहे के जंग से बच सकते हैं, या हम उस पर पेंट कर देते हैं, या और भी कुछ करने से क्या हो जाता है, मेरा ग्रीफ लगा देते हैं, उसमें जंग लगना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या उसका कोरोजन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हालांकि इसको मैं और भी जब अगले जब मेटल में पढ़ेंगे वहाँ काफ़ी अच्छे से हम डिटेल में इसको क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अगला एक इसमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है रेंसिडिटी, या इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। इसको हिंदी को छोड़ दीजिए, रेंसिडिटी। देखो सिंपल सा आप देखते होंगे कि जब हम लोग कभी फैट तेल वाला चीज़ खा लेते हैं, या कभी हम ऑयल्स खा लेते हैं, ऑयली चीज़ खा लेते हैं, या छोले भटूरे पकौड़ा जब खा लेते हैं, हमारे पेट में गैस बन जाता है। तो मतलब वही है, जब हम कभी फैट या ऑयल क्या हो जाता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें रेंसिड, उसमें ना एसिड बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है कि अब इसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल दे, इसका मैं बता दीजिए कि मैं जो चिप्स का जो आता है पैकेट, जिसमें हम लोग चिप्स खाते हैं, जो उस पैकेट में देखिएगा, उस पैकेट को ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। तो चिप्स के पैकेट ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं। सिंपल ध्यान रखिएगा, जब हम फैट या ऑयल्स जब चीज़ जो है ना, जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, ठीक ना, उसका गंध भी चेंज हो जाता है। उससे बचने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकाल के उसमें हम चिप्स में जो है नाइट्रोजन गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यहाँ लिखे भी हैं, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फूड्स एंड ऑयल। जिसमें भी तेलीय पदार्थ होता है, इसमें वसा होता है, ऐसे पदार्थ या सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि जो प्रतीक ऑक्सीकारक है, उसको हम यूज कर देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जब हम भर देते हैं तो चिप्स मेरा ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, बच जाता है। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदेगा, आलू के चिप्स का पैकेट खरीद के, उसको आप पैकेट को खोल के एक चिप्स ऐसे बाहर रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, देखिएगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे चिप्स वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो उसमें क्या हुआ, वहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्सीडाइज हो गया और चिप्स खराब हो गया। तो वही चीज़ है। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, चिप्स के पैकेट या चिप्स के बैग में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो ये जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो सेकंड चैप्टर है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा। उसमें एसिड है, बेस है और सॉल्ट है, उसमें पीएच मान बहुत बार पूछा था, हम उसको भी अच्छे से कर लेंगे। फिर तीसरा चैप्टर इसका मेटल्स और नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी में हैं, जितने भी लुसेंट में मेटल्स के बारे में दिया हुआ है, सब मेटल्स का क्या उसका फीचर्स होता है, क्या उसका विशेषता होता है, जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स, जितने भी धातु सब पढ़ लेंगे। और फिर इसमें कार्बन का चैप्टर है, कार्बन को भी अच्छे से जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सब देख लेंगे। और अंतिम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देख लेंगे। इस तरह से आपको पूरा केमिस्ट्री का एरिया में कोशिश करूँगा खत्म हो जाएगा। और विश्वास रखें आने वाले 20 या 15 या 20 दिन में ये पूरा आपका साइंस का लेक्चर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी ज्योग्राफी है, पॉलिटी और भी बीच में अभी बहुत सारी चीज़ प्लानिंग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें पीटी को लेके भी आएगा। और मैं चूँकि अभी मेंस का भी सारे वीडियो बनाना पड़ रहा है, और मेरे पास ना अभी चूँकि 66 का जो इंटरव्यू चल रहा है उसके भी कई सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी कुछ गाइड करना पड़ रहा है। उसके बाद यूपीएससी मेंस के भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनको भी राइटिंग स्किल करवाना पड़ रहा है। इसमें थोड़ा टाइम का थोड़ा कमी हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना मैं अभी करा रहा हूँ उसको कीजिए। मेंस भी आप कीजिए अभी कुछ दिन, फिर आपका मेरा जो मैं बनाया हूँ ये होमवर्क, फिर उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इस तरह से तैयारी करते रहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो हमको बोलिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।